हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। कंटेंट भी इसका बहुत ही उम्दा क्वालिटी का रहता है। जब अच्छे कंटेंट से हम पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें समझ में भी बहुत अच्छे से आएंगी, और जब चीज़ों को हम समझ जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारे एग्जाम्स और टेस्ट सभी कुछ हमारा बहुत ही अच्छा होगा। तो इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि कंटेंट अच्छा है और वो भी 100% फ्री मिल रहा है। और साथ ही आपके होने वाले एग्ज़ाम टेस्ट सभी की प्रिपरेशन भी आपको 100% फ्री ही मिल रही है। तो फिर किस बात की चिंता, करते रहिए अपनी पढ़ाई अच्छे से। और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं, ताकि हम उसके निवारण के लिए कार्यरत रह सकें। अब आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो भी हमारा 100% फ्री है। ये है CUET स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं। मैं आपको पढ़ाती हूँ हिंदी, और आज लेकर आई हूँ आपका मॉक टेस्ट पेपर नंबर 22। आपको पता है कि आपका CUET का पूरा ही पेपर MCQs बेस्ड है, जिसमें इसमें हम सारे ही टॉपिक्स आपको क्लियर कर चुके हैं, सभी के MCQs करा चुके हैं। और अब आपको हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। समय कम रहता है आपके, कोई भी एग्ज़ाम या टेस्ट हो, हमेशा हमें चाहे समय जितना भी मिल जाए हमें कम ही लगता है, क्योंकि हर एक चीज़ को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ के और समझ के करना चाहते हैं। और लिटरली मानिए कि इस पेपर में बहुत ही कम समय है। एक्चुअली क्या है कि आपके पास पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको करने उसमें है 40 क्वेश्चन, और ये 40 क्वेश्चन आपको 45 मिनट्स के अंदर करने हैं। अब उसमें आपके गद्यांश भी आएंगे, चीज़ों को समझना भी है। तो मतलब आप मान के चलिए कि आपको हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मिनट मिल रहा है, तो बहुत ही जल्दी जल्दी काम करना है। तो जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम बहुत ही आसानी से 45 मिनट के अंदर पूरा एग्ज़ाम पेपर कर लेंगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए। अब आते हैं कुछ चीज़ें जो सामान्य निर्देश में रहेंगी। आपके यहाँ पर हमने बता दिया कि आपको 40 क्वेश्चन करना है। हर सही आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर हमारे पास में रहेगा। फिर उसके पास जो हमारा आता है वो है आपकी माइनस मार्किंग। इसमें माइनस मार्किंग भी, अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसके लिए आपका 1 मार्क कट जाएगा। तो बहुत सावधानी से काम करिएगा जो आंसर्स को मार्क करते समय। तो शुरू करें आज का टेस्ट पेपर। तो क्या दिया है, किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता है? कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें नहीं हो सकता है? अब अर्थ है तो अर्थ का क्या हो जाएगा, आर्थिक। नीति है नैतिक। तो कला का कलात्मक होता है, कलात्मक इक नहीं हो सकता। अध्यात्म आध्यात्मिक। तो इसमें जिसमें इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता वो शब्द है कला। ठीक है, जैसे ये अर्थ है तो अर्थ का हमारा क्या बन जाएगा, एक सेकेंड, अर्थ का हमारा बन जाएगा आर्थिक। क्या बन जाएगा, आर्थिक। अर्थ का आर्थिक हो गया, नीति का हो गया नैतिक। नैतिक। आध्यात्म का हो गया आध्यात्मिक। ठीक है, इसका नहीं बन सकता। तो ये एक ऐसा शब्द है जिसमें हम इक प्रत्यय को नहीं लगा सकते। चलिए नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संज्ञा शब्द नहीं है? अब आपको बताना है क्या संज्ञा शब्द नहीं है। भारत हमारे देश का नाम है, तो जाहिर सी बात है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मानव ये एक जाति का नाम है, इसलिए क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। गांधी जी ये भी एक व्यक्ति का नाम है, तो क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिखाई, दिखाई देना हमारा क्या हुआ, ये क्रिया है, तो इसलिए दिखाई जो है वो संज्ञा शब्द नहीं है। चित्रलेखा किसकी रचना है? चित्रलेखा किसकी रचना है? उदय शंकर भट्ट, भगवती चरण वर्मा, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण। तो किसकी रचना है? ये है आपकी भगवती चरण वर्मा जी की। नेक्स्ट आते हैं, 2.5 हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज मुहावरे का अर्थ क्या है? पहले तो ध्यान से समझिए क्या है, 2.5 हाथ यानी कि 2.5 हाथ की ककड़ी है, और 9 हाथ का बीज। अरे जब ककड़ी इतनी छोटी है तो बीज इतना बड़ा कैसे होगा? तो जाहिर सी बात है ये क्या है, ये एक इम्पॉसिबल थिंग है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या होगा इसका मुहावरे का अर्थ, अनहोनी बात, बेकार ककड़ी, बहुत बड़ी ककड़ी है, बहुत छोटी ककड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अनहोनी बात, कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।
नेक्स्ट है औंधे मुंह गिरना, मुहावरे का अर्थ क्या है? चोट लगना, सिर पर चोट लगना, धोखा खाना या छत से गिरना। तो औंधे मुंह गिरने मुहावरे का अर्थ है यहां पर धोखा खाना। प्राण और अक्षत, इन दोनों शब्दों में किस वचन के अंतर्गत रखेंगे हम प्राण और अक्षत? तो सबसे समझिए कि प्राण यानी कि हमारी जान, प्राण हमेशा निकलता नहीं है, हम उसके लिए हमेशा वचन में क्या इस्तेमाल करेंगे? प्राण निकलते हैं। जब भी आपको वचन या लिंग ज्ञात करना हो तो सिंपल है, आप हमेशा उसे एक सेंटेंस में इस्तेमाल करिए, आपको वचन और लिंग दोनों ही पता चल जाएंगे। तो जैसे प्राण है, प्राण कहने को तो यहाँ पर एक वचन शब्द लग रहा है, लेकिन ये हमेशा बहुवचन शब्द के अंतर रखा जाता है। अक्षत, पूजा करते समय जो हम थाल में चावल रखते हैं ना, उनको हम अक्षत कहते हैं, और अक्षत भी अपने आप में बहुवचन शब्द है। तो दोनों ही शब्द हमारे किस में रखे जाएंगे? ये हैं बहुवचन में रखे जाएंगे। नेक्स्ट है पुख्ता का अर्थ क्या होता है? ठोस, आसान, कठिन या नहीं। तो हम जैसे आप लोगों ने पिक्चर देखी, मेरे पास पुख्ता सबूत है, मैं इसको गुनहगार साबित कर सकता हूँ। तो पुख्ता मतलब हमारे पास क्या हो गया? ठोस सबूत है जिसे कोई नकार नहीं सकता। तो पुख्ता का तात्पर्य क्या हुआ? ठोस। नेक्स्ट है श्याम सुंदर में कौन सा समास है? अब श्याम और सुंदर, श्याम मतलब श्री कृष्ण, सुंदर मतलब उनकी विशेषता। कौन सा कारक होता है जिसमें विशेष्य और विशेषण दोनों ही साथ होते हैं? वो समास हमारा होता है कर्मधारय समास, जहां पर विशेष्य और विशेषता दोनों ही हमारे साथ में चलते हैं। तो श्याम कैसे हैं? श्याम सुंदर हैं, है ना। तो यहां पर ये होगा हमारा कर्मधारय समास। कौन सा समास? जहां पर विशेषण और विशेष्य दोनों ही साथ होते हैं। नेक्स्ट है पंचतंत्र की भाषा को जबान हिंद किसने दी? अब पंचतंत्र की जो भाषा है, ठीक है, पंचतंत्र की पुस्तकें आप लोग पढ़ते आए, उसको जो है हिंदी जबान में किसने लिखा? नौशेखा के राजकवि ने, अब्दुल हसन, अमीर खुसरो या मसरूर ने? तो इसको दिया था नौशेखा के राजकवि ने। नेक्स्ट है देवेंद्र की संधि विच्छेद होगा देव इंद्र, देवेंद्र क्या होगा? देवेंद्र। तो यहां पर क्या है? देवेंद्र, फिर देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, देव इंद्र। तो यहां पर इसका सही संधि विच्छेद है आपका गा, देव प्लस इंद्र, ये हुए देवेंद्र। नेक्स्ट आते हैं अच्छाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय कब लगता है? हमारे मूल शब्द के बाद। तो अच्छा प्लस आई, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा? पहला अच्छा प्लस आई, बड़ा आ मिलके क्या? आ ही बनता है, बड़ा आ ही बनता है। तो यहां पर क्या हुआ? ये अच्छा प्लस आई लगता है, इसमें आई प्रत्यय लगेगा। नेक्स्ट आते हैं जीवन में वाक्य का महत्व क्या दिया गया है? ध्यान दीजिए, जीवन में वाक्य का महत्व है। क्या महत्व होता है हमारे जीवन में? अपनी विद्वता का परिचय देने के लिए, अन्य से अपने को अलग करने के लिए, अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या होता है? जो हमारा जीवन है उसमें हमारे वाक्य की जो हम सेंटेंस बोलते हैं उसकी क्या उपयोगिता है? तो जाहिर सी बात है इसमें उपयुक्तता है कि हम अपने मन के भावों को दूसरे तक पहुंचाते हैं इन वाक्यों के माध्यम से। तो सही क्या? अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए हम वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा शब्द समूह शेष शब्द समूह से भिन्न है? अब यहाँ पर कुछ शब्दों का समूह दिया है, हमें ज्ञात करना है कि वो बाकी शब्द समूहों से भिन्न है। क्या दिया है? अयोग्य, अज्ञानी, अभाव। ठीक है, यहाँ पर हमें ये एक ही जैसे भाव लग रहे हैं, यानी कि जो व्यक्ति अयोग्य होगा वही अज्ञानी होगा, उसी के जीवन में सारी चीज़ों का अभाव होगा। अन्याय, अपराध, अपमानित। तो अन्याय, अपराध, अपमानित इन सभी का अर्थ अलग अलग है। अभाव, अपमानित, अधीन ये भी अलग अलग है। असहाय, अपराध, अनुचित ये भी अलग अलग है। तो सही जो है हमारा शेष समूह से भिन्न हो समूह है वो है का, वो अयोग्य, अज्ञानी, अभाव जो है वो एक ही शब्द के जो रूप लग रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं अध्यापक के लिए उचित विशेषण शब्द है। अध्यापक कैसा होना चाहिए उसके लिए हम सही विशेषण शब्द कैसे बोलेंगे? धैर्य, सहिष्णु, ज्ञान या योग्यता। तो अध्यापक को हमेशा कैसा होना चाहिए? सहिष्णु होना चाहिए। सभी बच्चों को समान रूप से
स्नेह, ज्ञान सभी कुछ प्रदान करना चाहिए। किसी भी तरह के जाति, धर्म, रंग, भेद, कोई भी भेद नहीं करना चाहिए और सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो अध्यापक के लिए जो सही विशेषण शब्द होगा वो है सहिष्णु। नेक्स्ट है बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। हम बाजार शब्द लेंगे, ठीक है, बाजार शब्द लिया। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सी संज्ञा हो सकती है इसमें। पहला है भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। तो आपको पता है संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तो इसमें जो कौन सा भेद होगा, तो बाजार का मतलब हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी दुकानें होंगी, बहुत सारा सामान होगा। तो यहाँ पर क्या है, सारी चीज़ों का समावेश रहेगा। तो अर्थात यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप चुनिए। मत्सर शब्द का अनेकार्थी क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम। तो यहां पर मत्सर का जो अनेकार्थी शब्द है वह है राग। सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं, सारंग, नारंग, शारंग, षणंत। तो यहां पर क्या है, ये सारंग शब्द के अनेकार्थी हैं। सारंग शब्द इन सभी के लिए, सर्प के लिए भी, मेघ के लिए भी, हरिण के लिए भी, सभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कौन मुहावरा नहीं है। अब यहाँ पर कई सारे मुहावरे नहीं, लाल पीला होना, सब्ज बाग दिखाना, शब्द नहीं होगा, यहाँ पर होगा सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना, पीला मुंह करना, हरा ही हरा सूझना। तो सही यहाँ पर जो मुहावरा नहीं है वो है गा, पीला मुंह करना। नेक्स्ट आएंगे कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है। कान का कच्चा होना अर्थ कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, कान का कमजोर होना। तो कान कच्चा होने का तात्पर्य होता है कि कोई हमसे कोई कुछ कहे और हम उसको तुरंत मान लें, मतलब हम ये भी वेरीफाई करने की कोशिश नहीं करते हैं क्या वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्या है। उसने जैसा बोला मैंने मान लिया और मैंने उसकी बात में मैं आ भी गई। तो इस तरीके से मैं क्या हुई, मैं कान की कच्ची हुई। तो यहाँ पर सही क्या हुआ, कान का कच्चा होना मतलब सुनी बात पर विश्वास कर लेना। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब हमारे पास कई वाक्य दिए गए, हमें इसकी शुद्धता निकालनी है। पिताजी बाजार से सब्जी लाया, हम नहीं बोल सकते, हम इसका भी नहीं बोलते हैं पिताजी बाजार से सब्जी लाया, तो ये हमारा गलत है। पिताजी ने बाजार से सब्जी लाई, ये भी हमें कुछ सही नहीं लग रहा है। पिताजी बाजार से सब्जी लाए, ये सही लग रहा है। दूसरा वाला भी गलत लग रहा है, ये हमको सही लग रहा है। पिताजी बाजार से सब्जियां ला दी, तो ये भी गलत है। तो सही हमारा क्या है, गा वाला, पिताजी बाजार से सब्जी लाए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब हमें फिर से शुद्ध वाक्य निकालना है। बात करते करते हमने रात बिता दी, बातें करते करते हमने बिता दी, गलत है ये। बातें करते करते हमको रात ने बिता दिया, रात हमको कैसे बिता दी कि भाई, ये भी सेंटेंस गलत है। बातें करते करते हमसे रात बात की, तो ये भी गलत है। सही क्या हुआ, बात करते करते हमने रात बिता दी, ये हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट आएंगे निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। हमें क्या करना है, फिर से शुद्ध। दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार ने ताला खुला, दुकानदार को ताला खोला, दुकानदार को ताला खुलवाया। तो सही हमारा आ रहा है पहला वाला, दुकानदार ने ताला खोला, ये एकदम सही सेंटेंस है। नेक्स्ट है स्त्री पुरुष में डैश समास है। स्त्री पुरुष, अब इसमें कौन सा समास होगा। सबसे पहले हमें देखना है स्त्री और पुरुष जो हैं ये एक विपरीतार्थक शब्द हैं और इन्हें हमें एक अव्यय से जो है जोड़ना पड़ेगा। स्त्री और पुरुष, ठीक है, क्या हम लगाएंगे, स्त्री और पुरुष। जहां पर और शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं वहां पे कौन सा समास होता है, वो समास होता है द्वंद्व समास। तो यहाँ पर स्त्री और पुरुष विग्रह करिए, स्त्री पुरुष में हम लगाएंगे समास द्वंद्व समास, स्त्री और पुरुष। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 24 से 26 तक। क्या दिया, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प में शब्द की शुद्ध वर्तनी दी गई है, आपको उस शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो है हमारे सामने एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से लिखकर प्रस्तुत किया गया है। अब इसमें से हमें उस सही शब्द को चुनना है। क्या है दिया है, यहाँ पर अन्यथा को अलग अलग तरीके से लिखा गया है। देखिए, अनयथा, अनयशा था, अन्यथा,
अन्यथा। तो यहाँ पर जो सही है वो है हमारा गा शब्द, अन्यथा। नेक्स्ट है दुदुम्भी, दूर दुभी, दुभी, दुभी। तो सही क्या है? दुदुम्भी। दुदुम्भी का जो सही शब्द है वो है हमारा पहला। नेक्स्ट है महामहिम, 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 महामहिम। तो सही यहां पर जो शब्द आ रहा है वो है आपका पहला, महामहिम। यहां पर देखिए हाँ में बड़ी की मात्रा लगी है, यहाँ छोटी की मात्रा लगी, ये ध्यान रखना है। महामहिम होता है, महामहिम नहीं होता। क्या होता है? महामहिम। अब है प्रश्न संख्या 27 और 28, दो प्रश्नों के लिए नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक रिक्त स्थान छूटा है और उसके नीचे 5 शब्द सुझाए गए हैं। इनमें से कोई एक उस एक स्थान पर रख देने से वह वाक्य एक अर्थपूर्ण वाक्य बन जाता है। सही शब्द ज्ञात कर उसको उत्तर के रूप में अंकित कीजिए। दिए गए शब्दों में से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करना है। हमारे पास क्या दिया गया है? एक सेंटेंस है, सेंटेंस में एक रिक्त स्थान यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। अब उसके नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं 4 से 5 में। अब उस रिक्त स्थान पे हमें सही वर्ड जो है वो चूज करके लिखना है जो एकदम सही लगेगा। कैसे? देखिए प्रश्न संख्या 27, यह काम पसंद नहीं तो डैश काम ढूंढ लो, और काम ढूंढ लो, कोई काम ढूंढ लो, कोई काम ढूंढ लो, और कोई काम ढूंढ लो। तो सही क्या आया? यह काम पसंद नहीं तो और कोई काम ढूंढ लो। सही क्या है? हमारा घा वाला शब्द आएगा। नेक्स्ट आते हैं, इस आविष्कार में डैश लाभ प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए? कौन, क्या, क्या क्या, कोई, निर्देश। तो यहां पर क्या है? इस आविष्कार से क्या क्या लाभ प्राप्त हुए। क्या लाभ प्राप्त हुए? तो यहां पर देखिए हम क्या इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पर ये देख रहे हो आप बहुवचन में दिया है। अगर है होता तो क्या लाभ प्राप्त हुआ है। अब यहां पर चूंकि है तो हम क्या लगाएंगे? क्या क्या लाभ प्राप्त हुए हैं। तो ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि कहां पर आपकी बिंदी आ रही, कहां पे बहुवचन है और कहां पे एक वचन है। इसलिए यहां पर क्या आएगा? क्या क्या लाभ प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, क्या है? निर्देश। प्रश्न संख्या 29 से 31 तक हमारे पास 3 प्रश्न, 29, 30, 31। नीचे दिया गया प्रत्येक वाक्य 4 भागों में बांटा गया है और जिन्हें ABCD क्रमांक दिया गया है। ABC क्रमांक दिया गया। आपको यह देखना है कि वाक्य के किसी भाग में व्याकरण, भाषा, वर्तनी संबंधों में गलत प्रयोग या इसी तरह की कोई त्रुटि तो नहीं है। त्रुटि अगर होगी तो वाक्य के किसी एक भाग में होगी, उस भाग का क्रमांक ही आपका उत्तर है। अगर वाक्य त्रुटि रहित है तो उत्तर डी दीजिए। तो मतलब क्या है? हमारे पास क्या है? एक सेंटेंस दिया गया जिसको 3 भागों में बांटा गया, ABC, और जो है हमें देखना है कि अगर इसमें कोई गलती है तो वही हमारा आंसर होगा, वो पार्ट वाक्य का। और अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो हम ऑप्शन डी लेंगे जहां पर लिखा होगा त्रुटि रहित। आप देखिए कैसे दिया गया है। बचत बैंक खातों में बैंकों द्वारा ब्याज की अदायगी किया जाता है। अब यहां पर हम देख रहे हैं एक सेंटेंस को 3 भागों में बांट दिया गया। नेक्स्ट हमारा जो है त्रुटि रहित। तो यहां पर कहां सेक्शन में गलती आई? देखिए, बचत बैंक खातों में बैंकों के द्वारा ब्याज की अदायगी किया जाता है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है? सी सेक्शन में क्या है? किया जाता नहीं है, की जाती है। क्या है? बचत बैंक खातों में बैंकों द्वारा ब्याज की अदायगी की जाती है। तो कहां गलती हुई? हमारी सेक्शन सी में। किया जाता है के बदले होगा कि अधिक है, की जाती अधिक उपयुक्त होगा। नेक्स्ट आते हैं, वर्ष 2010 को आधार बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर न्याय उपभोक्ता तुल्य सूचकांक जारी किया गया है। और नेक्स्ट हमारा क्या है? डी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमें किसी भी तरह की जो गलती है वो किस में दिख रही है? बी सेक्शन में। क्या होगा? नया उपभोक्ता तुल्य की जगह होगा नया उपभोक्ता मूल्य। तुल्य तो कुछ होता ही नहीं है। क्या है? 2010 को आधार बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया गया है। नेक्स्ट आएंगे, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में एक बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया गया।
अब इसमें आप देखेंगे तो वर्तनी संबंधी त्रुटि है, यहाँ पर गांधी में आपका जो है वो चंद्रबिंदी लगता है, ये त्रुटि आ रही है। तो ये सेक्शन ए में गलती आ रही है। राजधानी गांधीनगर के स्थान पर राजधानी गांधी, यहाँ पर सी नहीं ए आएगा, ठीक है। ये कहाँ मिस्टेक आई हमारी, ए सेक्शन में गांधीनगर की जगह गांधीनगर होगा, ये हमारी मिस्टेक है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, अब फिर से निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 32 से 41 तक के लिए। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमारे पास क्या है, गद्यांश आधारित प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले गद्यांश दिया, एक ही बार में पूरी तरीके से हम अच्छे से समझेंगे और फिर प्रश्न संख्या 32 से 41 तक के हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। क्या दिया है, सर सैयद अहमद खां एक सुधारवादी नेता थे, वे जीवन भर समाज सेवा में लगे रहे। इनका जन्म 17 अक्टूबर सन 1917 ईस्वी में दिल्ली के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। ये अपने पिता सैयद मवक्की ई के साथ दरबार में जाया करते थे। इनका लालन पालन इनके नाना के घर हुआ। इनकी माताजी एक धर्मनिष्ठ तथा अनुशासन प्रिय महिला थी। वह सैयद को भी अनुशासित रखती थी। अपनी माता से वह बहुत प्रभावित थे। अपने समय के प्रसिद्ध विद्वानों से इन्होंने फारसी, अरबी और गणित की शिक्षा प्राप्त की। यह उर्दू के मशहूर शायर गालिब के पास भी जाया करते थे। बड़े भाई की मृत्यु के बाद यह बड़े दुखी रहने लगे। दरबार में इन्होंने अपना संबंध तोड़ लिया और अंग्रेजी सरकार की नौकरी को तैयार हो गए। उन्होंने कमिश्नर के दफ्तर में मुंशी की नौकरी की, फिर मुंसिफी की परीक्षा पास कर मैनपुरी में मुंसिफ के पद पर नियुक्त हुए। कुछ समय बाद यह वहां से चले आए। भाई की मृत्यु के कारण माता बहुत दुखी रहती थी, अतः यह उनके पास रहने लगे। इनकी नियुक्ति दिल्ली के अमीन पद पर हो गई। सन 1857 के विद्रोह को इन्होंने बहुत करीब से देखा और भारतीय विद्रोह के कारण नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में इन्होंने लिखा कि भारतीयों को कानून बनाने के कार्य से दूर रखना ही विद्रोह का मूल कारण है। इन्होंने सेना के प्रबंध में भी सुधार की मांग की। अग्रज सैयद अहमद खां के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। 1869 में सैयद जी इंग्लैंड गए, वहां की शिक्षा, जीवन प्रणाली व निकट से अध्ययन किया। उनकी यह धारणा बनी कि अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली को अपना कर ही भारत उन्नति कर सकता है। भारत के वायसराय लॉर्ड क्लिंटन ने एक सम्मेलन बुलाया जिसमें वह भारतीयों की विचारधारा से परिचित होना चाहते थे। उस सम्मेलन में केशव चंद्र जैन तथा स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ सैयद अहमद खां भी थे। इन्हें वायसराय की विधानसभा का सदस्य बनाया गया। 1860 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भयानक अकाल पड़ा। कलेक्टर ने राहत कार्य इन्हें ही सौंपा। इस कार्य को इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से निभाया। अब इस पे पूरे हमारे पास प्रश्न दिए गए हैं, ध्यान से करेंगे। सर सैयद अहमद खां का लालन पालन किसने किया? नाना ने, दादी ने, चाचा ने, मौसी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो उनका जो लालन पालन है वो ननिहाल में हुआ था, अर्थात नाना ने किया। सर सैयद अहमद खां आजीवन क्या करते रहे? वकालत, हकीमी, व्यापार, कविता या समाज सेवा? वो ताउम्र जो है वो समाज सेवा करते रहे। सैयद मुवक्की का सर सैयद अहमद खां से क्या रिश्ता था? अब वो उनके पिता थे। भाई, ताऊ, चाचा या पिता? तो कौन थे वो? पिता थे। सर सैयद अहमद खां पर किसका अधिक प्रभाव पड़ा? पिता का, माता का, नानी का, चाचा का? तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो था माता का। माता ने ही उनको अपने जैसा धर्मनिष्ठ बनाया था। फारसी, अरबी और गणित की शिक्षा सैयद अहमद खां को किसने दी? भाई ने, माता ने, उनके समय के मशहूर विद्वानों ने, ताऊ ने? या तो वो क्या था, वो अपने समय के मशहूर विद्वानों के संपर्क में रहे, तो उन्हें इन सभी की जो तालीम है वो उस समय के विद्वानों से प्राप्त हुई। गद्यांश में प्रयुक्त भयानक का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन होगा? भयानक का समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द। दर्दनाक, खौफनाक, बाधक, त्रासदिक या इनमें से कोई नहीं? तो भयानक का जो समानार्थी शब्द है वो होगा खौफनाक।
नेक्स्ट है, सर सैयद अहमद खान ने इंग्लैंड की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन कहाँ किया था? कहाँ पे किया? दिल्ली में, आगरा में, दरबार में, कलकत्ता में या इंग्लैंड में? तो वो कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे, वहीं पे उन्होंने इसका अध्ययन किया था। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द प्रतिष्ठित का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा होगा? प्रतिष्ठित, आदरणीय, प्रशंसित, विख्यात या सम्मानित, और ये सभी समानार्थी हैं। तो यहाँ पर प्रतिष्ठित का क्या है? ये सारे ही समानार्थी प्रतिष्ठित के, अर्थात आदरणीय, प्रशंसित, विख्यात, सम्मानित सभी इसी के समानार्थी हैं। नेक्स्ट है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द उन्नति का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्कृष्ट, प्रगति, तरक्की, अभ्युदय या ये सभी समानार्थी हैं? तो यहाँ पर हम देखेंगे उन्नति के ये सभी समानार्थी, उत्कृष्ट, प्रगति, तरक्की, अभ्युदय सभी हैं। तो यहाँ पर हम लास्ट वाले में कहेंगे ये सभी समानार्थी हैं। नेक्स्ट है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द कानून का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन नहीं है? विधि, विधान, नियम, सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो नहीं है वो है सिद्धांत, ये जो है कानून का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 42 से 46 तक। नीचे प्रत्येक में ए, बी, सी और डी क्रमांक दिए गए हैं, जिनमें से एक में वर्तनी संबंधी त्रुटि हो सकती है। उस त्रुटियुक्त शब्द का क्रमांक ही आपका उत्तर होगा। यदि चारों शब्दों में वर्तनी सही है तो उत्तर दीजिए ई, अर्थात सभी सही है। हमारे पास एक सेंटेंस दिया रहेगा, उस सेंटेंस को 4 भागों में विभक्त किया गया है और हर भाग को एक नाम दिया गया है, वो है ए, बी, सी, डी। अब हमें देखना है कि सेंटेंस में कहाँ पर गड़बड़ी है। अब ये भाषा संबंधी, वर्तनी संबंधी कुछ भी त्रुटि हो सकती, कुछ भी गलती हो सकती। अब उस गलती को हमें पहचानना है और जब हम पहचान लेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब सपोज मान लीजिए पूरे सेंटेंस में कहीं गलती नहीं है, सेंटेंस पूरा सही है, तो उस कंडीशन में हम अपना 5th जो ऑप्शन है यानी कि ई, जिसमें लिखा है त्रुटि रहित, हम उसको ऑप्ट करेंगे। चलिए इसको करेंगे। क्या दिया है इसमें देखिए, अब इसमें है चिनाई, तंबुल, ठिठोली, तन्मय सभी सही हैं। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो है हमारा खा गलत है, तंबुल नहीं होता है, तांबुल होता है। क्या? पान के पत्ते को हम बोलते हैं तांबुल, तंबुल नहीं होता है। यहाँ पर ये वर्तनी गलत है। नेक्स्ट आते हैं, अगड़ाई, गठीला, खिलाफ, कल्पनातीत या सभी सही है। तो यहाँ पर जो गलत है वो है हमारा का गलत है, अंगड़ाई होता है, अगड़ाई नहीं होता है। क्या होता है? अंगड़ाई। नेक्स्ट है, सूरत, वैधव्य, लतीफा, रेगिस्तान या सभी सही हैं। तो यहाँ पर जो है वो सभी वर्तनियां सही है, यहाँ पर कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट आएंगे, इति, अखिलेश, कबूतर, खैरात सभी सही हैं। तो यहाँ पर जो है वो सभी सही है, किसी तरह की कोई वर्तनी में गलती नहीं है। नेक्स्ट है, चमत्कृत, जिल्द, तमोली, दमित या सभी सही हैं। तो यहाँ पर जो है सभी सही है, कोई भी वर्तनी में गलती नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब है 47 से 50 तक हमारे सामने कुछ निर्देश है। नीचे दिए गए प्रत्येक में एक रिक्त स्थान छूटा है और उसके नीचे 5 शब्द सुझाए गए हैं। इनमें से कोई एक उस रिक्त स्थान पर रख देने से उस वाक्य एक अर्थपूर्ण वाक्य में बन जाता है। सही शब्द ज्ञात करके उसका उत्तर के रूप में अंकित कर दिए गए हैं। शब्दों में सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करना है। अब हमारे पास क्या है, एक सेंटेंस दिया गया, सेंटेंस में एक रिक्त स्थान है यानी कि एक फिलअप दिया गया। अब हमें करना क्या है, उस फिलअप के नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हैं और सही शब्द को उठा के हमें वहां पर रखना है। अब हमें ऐसा शब्द चुनना है कि वो सेंटेंस बिल्कुल अर्थपूर्ण सेंटेंस बने, उसमें किसी भी तरह का कोई मिस्टेक नहीं रहनी चाहिए। चलिए देखें भाई क्या है, क्या दिया है, अपनी गलती तुरंत स्वीकार करने वाले व्यक्ति डैश होते हैं। क्या होते हैं? गुणग्राहक, लालित्यपूर्ण, सद्गुणी, अतिगुणी या निर्गुणी। तो क्या होता है, अपनी गलती तुरंत स्वीकार करने वाले व्यक्ति सद्गुणी होते हैं। नेक्स्ट है, जिसके पास डैश है वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। क्या है? मन, धान्य, धनुष, धुन, धैर्य। तो क्या होगा, जिनके पास धैर्य है यानी पेशेंस है, धैर्य है, वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। नेक्स्ट है डैश, हमें
उत्तम अवसर प्रदान करती है। क्या उत्तम अवसर प्रदान करती है? मनौतियां, असहमतियां, नीरवता, चुनौतियां या विशेषताएं। तो क्या होगा? हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें विशेष अवसर प्रदान करती हैं। तो सही क्या है? चुनौतियां हमें उत्तम अवसर प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चा डैश वही है जो कभी निराश नहीं होता। क्या सच्चा? पारखी, साहसी, दुस्साहसी, आतंकी या सारथी। तो क्या होगा? सच्चा साहसी वही है जो कभी निराश नहीं होता, अर्थात उसके अंदर साहस है, तो वो उसके जीवन में कितनी भी निराशा है वो मगर अपने मन से निराश नहीं होता है। तो इस प्रश्न के साथ हमारा ये प्रश्न पत्र समाप्त होता है। हमने अभी तक आपको जितने भी टेस्ट पेपर कराए हैं या इससे संबंधित जितने भी टॉपिक कराए हैं वो सब आपको कहाँ पर मिलेंगे? उसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आप गूगल क्रोम पे जाइए, किसी भी वेबसाइट पे जाकर आप मैग्नेट ब्रेन टाइप कर देंगे, बस उसे आपको क्लिक करना है। आपके सामने इस तरीके से जो है पेज ओपन हो जाएगा। आपको सिर्फ इसको क्लिक करेंगे, जैसे ही आएगा। अब जैसे ये पेज आपके सामने आएगा, आपको करना क्या है, यहाँ पे सीबीएसई K2 12 इंग्लिश लिखा है, इसी में आप नीचे की साइड आओगे थोड़ा सा। जब आएंगे तो इस तरीके से CUET लिखा होगा, आपको इसे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने CUT में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। अब सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे CUT हिंदी लिखा है, इसे वॉच नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट होगी। टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन है, MCQs हैं, आपके मॉक टेस्ट पेपर हैं, सभी कुछ आपको इसके अंतर्गत मिलेगा। अब आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है, जो भी आपको टॉपिक देना है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।